बेहद खास पैनल हमने स्टूडियो में बुलाया ताकि दोनों सीटों को लेकर मंथन किया जा सके कि मुद्दे क्या रहे, क्या वाकई में केंद्र के खिलाफ की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी या फिर प्रदेश के मुद्दे ही इस बाई इलेक्शन में हावी रहने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी, बीजेपी नेता श्याम झा जी, कांग्रेस नेता प्रतिष्ठा यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। श्याम झा जी, आपको लग रहा है कि आज भी जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ग्रामीण इलाके तक ये दाम पहुंचे होंगे, इसका असर पड़ जाएगा? देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार की जो दोगली नीति है, दोहरी नीति है, उसके कारण नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आज जब जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल को ले जा रहे थे, पेट्रोलियम उत्पाद को ले जाने की कोशिश की गई, जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्लाते थे कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन जब जीएसटी के दायरे में लाने की बात की गई तो वहां कांग्रेस के जितने कांग्रेस शासित प्रदेश थे सबने विरोध किया। नहीं, कितने रह गए हैं सर, मुझे बताइए। जिसकी वजह से कितने रह गए? आज जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। नहीं, मुझे बताइए ना, कितने कांग्रेस शासित प्रदेश रह गए हैं जिनके वोटिंग का इतना रिफ्लेक्शन होता? महाराष्ट्र है, गैर बीजेपी सरकार भी जहां जहां है, जिन प्रदेशों में गैर बीजेपी सरकार है उन्होंने भी विरोध किया, जिस वजह से आज अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आता तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी 8 या 9% हुआ करती थी वो 26% कांग्रेस ने कर दी, मोदी सरकार में कांग्रेस ने कर दी। पिछले एक साल में विजेंद्र जी, एक्साइज ड्यूटी 1 पैसा भी नहीं बढ़ी है। और जो वसुंधरा सरकार में जीएसटी उस समय वेट के नाम से होता था 26% थी, कांग्रेस सरकार ने उसको 36% तक पहुंचा दिया। जहां कोरोना काल में, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज फिर से 36-37 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ गए। जनता तक तो ये बात जा रही होगी ना कि देश में पहली बार 116 रुपए के आसपास पेट्रोल मिल रहा है। विजेंद्र जी, जो कंट्रोल प्राइस का होता है वो सरकार के हाथ से, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसी समय कंपनियों के हाथ में चला गया। कंट्रोल आज सरकार के हाथ में नहीं है, जो ऑयल कंपनियां हैं उनके हाथ में है कंट्रोल। तो इसलिए प्राइस जो बढ़ रहा है, जो विश्व की जो स्थिति है, विश्व की जो बाजार की स्थिति है, उस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अगर जीएसटी को घटाया जाए, सुबह सुबह विजेंद्र जी मजाक कर रहे हैं सर सुबह सुबह? क्यों विजेंद्र? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरो भी चला गया था पेट्रोल का प्राइस, अब मुझे बताए ना देश के किस हिस्से के अंदर पेट्रोल 50 रुपए आ गया था? आज आप अगर ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दाम तय हो रहे हैं, आप मुझे बताइए ना 2013 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल हुआ करते थे और पेट्रोल के दाम 75 या 74 हुआ करते थे। आज वो 75 के आसपास क्रूड ऑयल के दाम है और दाम 116 है। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है सर? लेकिन कंट्रोल विजेंद्र जी कंपनियों के हाथ में है, ऑयल कंपनियों के हाथ में। इतना कंट्रोल कि अगर कहीं पर बड़ा इलेक्शन हो जाता है तो उससे 2 दिन पहले 5 रुपए पेट्रोल के कम हो जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, वल्लभनगर और धरियावद। योगेश, आपके साथ मैं भी चर्चा को ब्रेक के बाद शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ संवेदनाएं हैं और दूसरी तरफ उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है, इन दोनों के ऊपर भारी जनता के जहन में बेरोजगारी चल रही होगी, महंगाई चल रही होगी, रसोई गैस के दाम चल रहे होंगे, सब्जी के दाम चल रहे होंगे, तेल के दाम चल रहे होंगे? ये बात सही है विजेंद्र कि ये तमाम मुद्दे हावी रहने चाहिए चुनाव के अंदर। महंगाई हावी रहनी चाहिए और जो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े वो हावी रहने चाहिए। लेकिन हमने राजस्थान के हम मॉडस ऑपरेंडी देखें चुनाव की, तो इन मुद्दों से अलग वहाँ का स्थानीय, वहाँ का जातीय गुणा भाग, वहाँ की स्थानीय समस्याएं, वहाँ पर जो कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने बनाए हैं उनका फेस वैल्यू, ये तमाम मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। और क्योंकि उपचुनाव है तो उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वल्लभनगर की खास तौर से बात करूं तो वहाँ पर आंतरिक कलह, अगर कांग्रेस ने अपने कुनबे को सेफ रखा तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा और बीजेपी ने अपने कुनबे को सेफ रखा तो बीजेपी को लाभ होगा। क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं उसमें ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ आती हुई हमें नज़र आई है। क्योंकि जिस तरह उम्मीदवार का चयन हुआ और उसके बाद उदयलाल डांगी बीजेपी के बागी होकर फिर आरएलपी से मिल गए और आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ लिया और पूरे चुनाव को ही पूरा चौकोनीय मुकाबला वल्लभनगर में पैदा हो गया। रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना पहले भी विधायक रहे और वो भी बीजेपी से टिकट चाहते थे,
ना उनको मिला ना उनकी पत्नी को मिला, और गुलाब चंद कटारिया के विरोध के कारण भिंडर फिर से अपने दम पर मैदान में उतरे। लेकिन आरएलपी ने जो समीकरण तीनों उम्मीदवारों के बिगाड़े हैं, उसको लेकर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। किस तरह से ये रहेगा, ये इमोशनल कार्ड की बात है। तो पिछले बीते 3 विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा कि ये सक्सेसफुल रहा था जी। और तीनों जगह पे ही इमोशनल कार्ड जमकर चला और जीत भी दिवंगत परिवारों के सदस्यों की हुई। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने कार्ड चला है, कितनी उम्मीद की जाए ये अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड नहीं चला धरियावत में, और उन्होंने नए और संघनिष्ठ चेहरे पर दाव खेला। वहाँ गुलाब चंद कटारिया के कहने से उम्मीदवार बनाया गया है। तो किस तरह से पूरा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा तब होता है जब पूरी तरह काडर उनका लगता है, और काडर में भी खास तौर से जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग अगर जुड़ते हैं और सीरियसली अगर वो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा होता है। अभी तक मुझे ऐसा लगा कि फिर भी अगर माना जाए योगेश, तो भिंडर और डांगी दोनों किसके टिकट, किसके वोट काट सकते हैं? देखिए, डांगी तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोट काटते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जनता सेना की भी, क्योंकि जो ये वोट था पाटीदार डांगी तकरीबन 20-22 हज़ार के आसपास वोट बैंक है, और ये वोट बैंक पूरी तरह ज़्यादातर जाता है जनता सेना के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास, और तकरीबन 45 से 50 हज़ार के आसपास ब्राह्मण वोट बैंक है। वो डिसाइडिंग है कि वो किधर जाएगा। और यहाँ पर राजपूत वोट बैंक अगर इंटैक्ट होता है, क्योंकि 3 उम्मीदवार राजपूत है वल्लभनगर में, और राजपूत समाज कल से ही कल पूरे दिन भर और रात भर कई मीटिंगों का दौर चला है वहाँ सामाजिक तौर पर, क्योंकि जीतने वाले के साथ समाज जाता है। तब किसके साथ समाज जा रहा है ये बहुत दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर वो तो 2 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि परिणाम जब आएंगे तो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन महेश जी, आपको लग रहा है कि वल्लभनगर और धरियावाद दोनों ही जगह पर जो भी जीतेगा मार्जिन उसका बेहद कम रहेगा, या आपको लग रहा है कि एक तरफा वोट पड़ेंगे जिसके लिए भी पड़ेंगे आज? नहीं, संघर्ष तो है दोनों सीटों पे, और चूँकि यहाँ वल्लभनगर में चतुष्कोणीय हो गया है मुकाबला, और वहाँ सीधी फाइट है। अब वहाँ पे अब चूँकि जैसा कि योगेश जी ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस जो उपचुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सत्तारूढ़ दल का प्रभाव ज़्यादा रहता है। उसका कारण ये है कि 2 साल का विकास उन्हें चाहिए जो सत्ता से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा दे। ये मतदाता भी अपनी सोच रखता है और इतना सतर्क है, ये बात अलग है। ये भी बात सही है, काफ़ी इम्प्लीमेंट होती है कि जातिगत समीकरण क्या रहते हैं वहाँ पे। और तीसरा यह है कि वो स्थानीय मुद्दे क्या बनते हैं। तो स्थानीय मुद्दे भी अगर गौण नहीं करें तो जातीय मुद्दा तो एक हावी हो ही जाता है। और फिर परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो मुख्य जो पार्टियां हैं वो कहीं आंतरिक संघर्ष से तो या गुटबाजी से या मतलब बागी तेवरों से तो परेशान नहीं है। अब ये देखा जाए तो वहाँ पे ये देखा कि भाजपा दोनों सीटों पर बागी तेवरों के सामना कर रही है, जूझ रही है, उसका क्या परिणाम आएगा। और दूसरा ये है कि जहाँ तक ये जो मामला आता है क्षेत्रीय विकास की बात है, तो विकास तो वहाँ पे जो सत्तारूढ़ दल वो आश्वासन देता ही देता है कि हम आप विकास दुगना कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है तो डिपेंड करती है दोगुना कर देंगे जी, दोगुना किया क्यों नहीं, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। 2 साल तो सरकार रही है ना। प्रतिष्ठा जी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से हम लोगों से बात करें कि किस आधार पर वोट डाल रहे हैं, वो वही 4 चीजें गिना रहे हैं: बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। सवाल मेरा यह है कि जब विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं और जनता मूलभूत उम्मीदों के साथ वोट डाल रही है, ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आता है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उपचुनाव के अगर देखा जाए तो उपचुनाव में ये होता है कि सत्ता राज्य में कौन सी प्रभावी है, उससे उम्मीद ज्यादा होती है वनस्पत की विपक्ष से। ठीक है, आप उसको माइलेज दे सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा जी सवाल आपसे था मैम, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जनता कह रही है हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसके लिए वोट कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे होंगी? बिल्कुल हम विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं,
और जनता की जैसे विकास का कहीं पर भी ये तो नहीं हो सकता कि अब फुल स्टॉप लग गया, तो कुछ जो वहाँ पर जो कमियां हैं उनको और सरकार अच्छे से पूर्ण करेगी। और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और मैं आपके सवाल के साथ साथ अभी जो बीजेपी से हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं उन्होंने एक बात कही कि कंपनियों के हाथ में है मैनेजमेंट, जो रेट बढ़ रहे हैं, तो ये सही कह रहे हैं। ये खाली पेट्रोल डीजल का कंपनियों के हाथ में नहीं है, पूरे देश को ही कंपनियां चला रही है। वो इनके मित्र अडानी अंबानी इसके अंदर वही हैंडल कर रहे हैं, इन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। इन्होंने खुद स्वीकार किया है। उद्योगपति तो मैम जिसकी सरकार होते हैं उसके मित्र होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कांग्रेस की सरकार में अडानी अंबानी काम नहीं कर रहे थे, नहीं होता, उनके वक्त में भी काम कर रहे थे, उनके वक्त में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना कि राजस्थान के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि वेयर हाउस राजस्थान के अंदर अडानी अंबानी के नहीं होंगे और कम रेट के अंदर दे रही थी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वल्लभनगर के अंदर बंटी बन्ना संवेदनाओं के साथ गए और केंद्र की जिस तरीके की पॉलिसी है, जिस तरीके की महंगाई है, उसके साथ ज्यादा फोकस रहा। क्या ये इसके पीछे का कारण ये था कि प्रदेश की चीजों को कम रखा जाए, महंगाई को मूल मुद्दा बनाया जाए और उससे ऊपर भी संवेदनाओं के नाम पर वोट मांगा जाए? क्योंकि बाई इलेक्शन में ये दिखा है कि संवेदनाएं अगर सही तरीके से जनता के जहन तक पहुंची तो वोट मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल विकास को भी मुद्दा रखा है। और महंगाई, क्या आपको लगता है कि महंगाई को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? आज इस तरह से महंगाई बढ़ गई है कि पूरा देश, ना केवल राजस्थान, पूरा देश त्राहिमाम कंडीशन में है। फिर आप कह रहे हो कि इसको मुद्दा न बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूं मुद्दा इस तरीके का बनना चाहिए कि पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए मैम। विधानसभा इलेक्शन तक नहीं रुकना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी नहीं रुकना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। सड़कों पर बिल्कुल पेट्रोल पंपों पे प्रदर्शन किया है हमने। पूरा एक वीक इसके खिलाफ हम लड़े हैं, महंगाई के खिलाफ, और आगे भी हमारा प्रदर्शन अभी जारी है। और भी इसके लिए पूरा देश लड़ रहा है। ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। और ये चीज आप देख भी रहे हैं। लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है मैडम। जीएसटी कम कर दीजिए, राजस्थान की जनता को राहत दीजिए। और जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो विकास आपने जो किया है, बलात्कार में नंबर 1 पे पहुंचाया है राजस्थान को आपने, ये विकास है आपका। बिजली की दरें एशिया में सबसे ज्यादा, ये विकास है आपका राजस्थान का। दलित अत्याचार में नंबर 1 भारत में, ये विकास है आपका। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, ये विकास है आपका। किए थे वो सब भारत देश में हर चीजों में आपने राजस्थान प्रदेश को नंबर 1 पे पहुंचा दिया।